हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी दैनिक भास्कर का संपादकीय पढ़ रहे हैं। क्या रेयर अर्थ तत्वों के क्षेत्र में निजी निवेश किया जाएगा? निजी निवेश आएगा क्या? विगत सप्ताह संसद की दोनों सदनों से पारित माइंस एंड मिनरल संशोधन बिल, जो अब कानून बन जाएगा, लीज पर खनन करने वाले निजी व्यवसायियों को बगैर किसी अतिरिक्त शुल्क के लिथियम, कोबाल्ट, निकिल जैसे रेयर मिनरल्स के दोहन को मंजूरी देगा। हालांकि चीन ने पिछले कुछ समय से भारत को इन रेयर अर्थ मटेरियल्स को निर्यात पर रोक लगा दिया था, लेकिन हाल में फिर से निर्यात का वादा किया है। लेकिन भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कुछ दुर्लभ तत्वों का भ्रष्टाचार शून्यता के साथ पूरी क्षमता से दोहन किया जाए तो भारत भी चीन की तरह न केवल आत्मनिर्भर हो सकेगा, बल्कि बड़े देशों से अपनी शर्तों पर व्यापार भी कर सकेगा। 2 दशक पहले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने 17 तत्वों को रेयर अर्थ घोषित किया था। किसने? 2 दशक पहले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने। विकसित देश इनका इस्तेमाल नई टेक्नोलॉजी में करने लगे हैं। मोनोजाइट्स भंडार को लेकर के 2022 में संसद में मंत्री ने कहा कि खनन बढ़ाया जाएगा, लेकिन सच यह है कि निजी उद्योग इसमें पैसा लगाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। 3 साल पहले केंद्र का आरोप था कि उत्पादन रोकने का कारण राज्यों द्वारा माइनिंग लीज न देना, पर्यावरण कानून की अड़चनें, अन्य विभागों द्वारा क्लियरेंस न मिलने के अलावा अनियंत्रित आबादी का विस्तार था। केरल, आंध्र, तमिलनाडु के तटीय इलाकों में इनकी प्रचुरता है। अगला, ट्रंप ने हमारे लिए दरवाजे बंद किए थे तो रूस ने खोल दिए। पलकी शर्मा मैनेजिंग एडिटर है। ये नई दोस्तियों में उत्साह होता है, लेकिन पुरानी दोस्तियों में सुकून। भारत को यह बात अब समझ आ रही है, लेकिन कड़वे अनुभवों के बाद डोनाल्ड ट्रंप की फिर से राष्ट्रपति बनने को लेकर जो खुशी थी, अब खटास पड़ गई है। जिस व्यक्ति ने कभी भारत के साथ स्वाभाविक गठबंधन का वादा किया था, वही टैरिफ को लेकर धौंस जमाने वाले बन गए हैं। भारतीय निर्यातों पर 50% टैरिफ लगाने के पीछे ट्रंप का ख्याल था कि इससे भारत झुक जाएगा, लेकिन इससे बिल्कुल उलट हकीकत सामने आई है। भारत अपने विकल्पों को टटोल कर रहा है। रूस इसमें सबसे बड़ा विनर बनकर उभरा है। विदेश मंत्री जयशंकर मॉस्को में हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी 2 हफ्ते से वहां गए हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचे समझे एक कदम है। ट्रंप ने माहौल में गर्माहट कर भर दी थी। भारत ने रूस से हाथ मिलाकर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। जयशंकर ने प्रतीकात्मकता से शुरुआत की, मॉस्को में एक युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके, लेकिन असली कहानी तो उनकी बैठकों में थी। लेकिन असली कहानी तो असली कहानी तो उनकी बैठकों में थी। व्यापार और विज्ञान पर आयोग, उप प्रधानमंत्री के साथ बातचीत और अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लेनोव से मुलाकात हो सकता है। ये व्लादिमीर पुतिन से भी मिले। यह कोई रोजमर्रा की कूटनीति नहीं है। यह भारत का स्पष्ट संदेश था कि हम अमेरिका की दादागिरी से डरेंगे नहीं। ट्रंप की नीति ने भारत पर रूस से तेल खरीद के जरिए युद्ध की फंडिंग का आरोप लगाया। फिर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बेलौस तरीके से कह दिया कि अमेरिका ने भारत पर सेंसैक्स लगाए हैं, लेकिन यह सच नहीं है कि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ भर ही लगाया है, लेकिन इसे वाशिंगटन की मानसिकता को जरूर उजागर कर दिया। भारत के साथ अपने महत्वहीन जूनियर पार्टनर की तरह व्यवहार करना,
जो कि मॉस्को इसकी ठीक विपरीत भूमिका निभा रहा है। वो हमारा पुराना और टिकाऊ दोस्त है। रूस ने अमेरिकी टैरिफ द्वारा भारतीय निर्यात को होने वाले घाटे की भरपाई का वादा किया है। भारत को रूसी तेल की आपूर्ति जारी रहेगी और वह भी 5% छूट के साथ। सुकोई के अपग्रेडेशन और संयुक्त इंजन उत्पादन के साथ रूस से हमारा सैन्य सहयोग और आगे बढ़ेगा। अगर ट्रंप ने हमारे लिए दरवाजे बंद किए तो रूस ने खोल दिए हैं। तो जयशंकर की मॉस्को यात्रा से हमें क्या हासिल हुआ? रूस से मिल रहे 5 विकसित संकेत इस प्रकार हैं। पहला, दृढ़ता। ट्रंप के टैरिफ के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी दलीलों से हैरान हैं। अगर इस वाक्य का अनुवाद करें तो इस प्रकार होगा कि अमेरिका पाखंड कर रहा है। दूसरा, तेल की धार बनी रहेगी। ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे, जबकि इसके उलट मॉस्को और नई दिल्ली नई ऊर्जा परियोजना की संभावना टटोल रहे हैं, आर्कटिक में भी। तीसरा, व्यापार संतुलन। यह सच है कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 68 अरब डॉलर हो गया है, लेकिन घाटा बहुत ज़्यादा है, लगभग 59 अरब डॉलर का। जयशंकर चाहते हैं कि रूस भारतीय दवाइयों और कपड़े खरीदे। अमेरिका जिस पर रोक लगाता है उसे रूस खरीद सकता है। चौथा, रूस से हमारे रक्षा सौदे जस के तस रहेंगे। पश्चिम के दबाव के बावजूद रूस के साथ हमारी हथियार परियोजना जारी है। सुखोई इंजन अपग्रेड्स, दोनों देशों की सैन्य साझेदारी फिलहाल तो अटूट है। पांचवा, नए रास्तों की तलाश। भारत ईरान के रास्ते से उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर और चेन्नई व्लादिवोस्तोक लिंक को आगे बढ़ा रहा है। ये दोनों ही उपाय पश्चिमी शिपिंग लेन पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। पश्चिमी एशिया के युद्धों में अमेरिका के अपने कॉरिडोर के फंस जाने के कारण रूस वाले रूट्स वैसे भी ज़्यादा व्यवहारिक लगने लगे। ये वो पटकथा है जो ट्रंप नहीं लिखना चाहते थे। उनके टैरिफ भारत पर दबाव डालने के लिए थे, लेकिन उन्होंने भारत को और दृढ़ बना दिया। उनकी धौंस धमकी हमारे विकल्पों को कमजोर करने लगी थी, लेकिन उन्हें और बढ़ा दिया। जयशंकर ने मॉस्को में भारत रूस संबंधों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे स्थिर संबंधों में से एक बताया। यह हमारे अमेरिका के लिए संदेश था। भारत रणनीतिक स्वायत्त में विश्वास करता है। हम साझेदारों पर नहीं, विकल्पों पर दाम लगाते हैं। अमेरिका हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। नागरिकों के हकों का संरक्षक बना हुआ है हमारा न्यायतंत्र। जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है कि वो किसी राज्य के कानून को एक तय समय सीमा में मंजूरी दे? राज्य के कानूनों को एक तय समय सीमा में मंजूरी दे। कुछ अभिव्यक्तियों को गैर कानूनी ठहराने वाले भारतीय न्याय संस्था की धारा 152 हमारे संविधान के साथ कितनी सुसंगत है? क्या पूजा स्थलों का जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था, उसे बहाल रखने का कानून वैधानिक है? देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मसलों का फैसला निकट भविष्य में होने वाला है। 90 के दशक से संवैधानिक अदालतें देश के ढांचे में परिधि से केंद्र की ओर खिसक रही हैं। उपरोक्त मामलों में उठाए जटिल प्रश्नों पर अदालती प्रश्न न सिर्फ राज्य के विभिन्न अंगों के विशेष क्षेत्राधिकार को परिभाषित करेंगे, बल्कि इनका सीधा असर अब लोगों की रोजमर्रा जीवन पर भी पड़ने वाला है। मसलन दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्णय है, या वैवाहिक दुष्कर्म का मामला जो भारतीय परिवारों में आर्थिक और दायित्वों को लेकर हमारी समझ को नए सिरे से निर्धारित करता है। शुरुआती कुछ दशकों में दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई छोड़ दें तो देश के न्यायाधीश एक तरफ तो यह तय करने में व्यस्त थे कि कानूनी नजरिया से स्वतंत्रता का दायरा कहाँ तक सीमित हो सकता है, और दूसरी ओर वे
आजाद भारत में संपत्ति के अधिकार भी तय कर रहे थे। संपत्ति अधिकार का मामला तो मोटे तौर पर केशवानंद भारती मामले में तय हो गया, लेकिन स्वतंत्रता पर अंकुश की संवैधानिकता को लेकर अदालतों और उनके बाहर अभी भी बहस जारी है। मुकदमों की पड़ोसी पेंडेंसी ऐसा मसला है जिसका समाधान नीति निर्माता को करना होगा। 25 की शुरुआत में भारत के विभिन्न न्यायालयों, जिनमें 21,000 जज हैं, के समक्ष लंबित मुकदमों की संख्या 4.5 करोड़ से अधिक है। इनमें से 35 करोड़ आपराधिक मामले हैं, लेकिन महज इन आंकड़ों के आधार पर ही न्यायालय की दक्षता का आकलन सरलीकरण करना होगा। यदि हम एक मामले के निपटारे का औसत 3 वर्ष माने तो इन 45 करोड़ मामलों में 2.75 करोड़ अभी भी 3 वर्ष पुराने नहीं हुए हैं। पिछले साल दर्ज 2.46 करोड़ मामलों में 2.35 करोड़ का निपटारा हो चुका है। बीते 2 दशकों में तो मामलों के जल्द निपटारे पर खासा जोर दिया गया है। लंबित मामलों को कम करने का तीसरा तरीका विकल्प विवाद समाधान प्रक्रिया अपनाना है। कई ऐसे विवाद होते हैं जिन्हें अनौपचारिक तरीके से सुलझाया जा सकता है। साधारण विवादों को हल करने में मध्यस्थता को खासा प्रोत्साहित किया गया है, लेकिन हाल फिलहाल में मुख्य रूप से सिर्फ व्यावसायिक विवाद ही मध्यस्थता में जाते हैं। लोक अदालतों में कई मामले निपटाए जा रहे हैं। हालांकि एक प्रभावी न्यायिक प्रणाली की उपलब्धियां जो महज आंकड़ों से नहीं आंकी जा सकती। वर्षों से भारतीय न्यायाधीशों ने निर्णय की गुणवत्ता और उनकी तर्कशीलता पर जोर दिया है। हमारी न्यायपालिका सामान्य विधि न्यायशास्त्र में नई अवधारणाओं भी लाई है। जनहित याचिका हमारे न्यायशास्त्र की दुनिया को मौलिक योगदानों में से एक है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित प्रावधानों वाले किसी कानून को अमान्य करने मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस सिद्धांत भी विकसित किया, जो न्याय समीक्षा के दायरों को बढ़ाता है। न्यायतंत्र का कामकाज भी और अधिक पारदर्शी होता जा रहा है। यह केवल लाइव स्ट्रीमिंग की विजुअल पारदर्शिता तक सीमित नहीं है। रोजाना के कामकाज का डेटा नियमित प्रकाशित होता है। राज्य के अंगों में ही एक अंग जनता के विचारों और जांच पड़ताल की सबसे ज्यादा खुला है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी परिवादियों को सुविधा हुई है। मुकदमों की ई फाइलिंग संभव हुई है। गवाह भी अदालत में आने के बजाय विभिन्न स्थानों से बयान दे सकते हैं। राजनीतिक परिदृश्य में कुछ बहसें जारी हैं, जैसे विधायिका कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा और उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली। जनता ने राज्य के विभिन्न अंगों के लिए सीमाओं की से परे जाकर काम किया है, मौजूदा समस्याओं के लिए मौलिक समाधान दिए। ये इसलिए टिक पाए हैं क्योंकि उस समय की जरूरतों के अनुरूप था। आज इस पर सभी सहमत होंगे। सीमाओं के बावजूद भारत के न्यायाधीश संवैधानिक मूल्यों व नागरिक अधिकारों के सबसे भरोसेमंद संरक्षक बने हुए हैं। दैनिक जागरण का एडिटोरियल है, आधार भी स्वीकार। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात SIR पर चुनाव आयोग को वह आदेश देकर बिहार के लोगों को राहत देने के साथ विपक्ष की बोलती बंद करने का भी काम किया है। वह वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए 11 दस्तावेजों के आधार को भी स्वीकार करें। चुनाव आयोग ने इसके लिए जिन 11 दस्तावेजों की सूची जारी की, उनमें आधार नहीं था। एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार को मान्य करने को कहा था, लेकिन आयोग का तर्क था उसे फर्जी तरीके से बनवाया जा सकता है, इसलिए उसका उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, लेकिन गत दिवस उसने बिहार के लोगों को आधार के जरिए मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दे दिया। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन का भी विकल्प
दे दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को विपक्ष अपनी जीत बता रहा है, तब फिर उसे वोट चोरी का शोर मचाना बंद कर देना चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि वोट चोरी के आरोप की आड़ में संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा से खेला जा रहा है। चिंताजनक यह है कि यह काम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कर रहे हैं। उन्होंने न केवल चुनाव आयोग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, बल्कि उसके अधिकारियों को भी धमकाया। हद तो तब होगी जब आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ ऐसी छिछली राजनीति शर्मनाक है। बिहार में मतदाता सूची की सत्यापन के मामले में आधार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जता रहा है। विपक्षी नेता इस पर गौर करें तो बेहतर कि शीर्ष अदालत ने यह कहकर एक तरह से उन्हें कैटेगरी में खड़ा कर दिया है कि वे वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए लोगों की मदद क्यों कर रहे हैं। क्या यह विपक्षी दलों के दोहरे और गैर जिम्मेदार रवैये का परिचायक नहीं? अभी तक किसी दल ने चुनाव आयोग के समक्ष कोई आपत्ति नहीं दर्ज की है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार के सभी दलों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया आसमान सिर पर उठाने वाले राजनीतिक दलों को दिखाए जाने वाले आईना ही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ने से मना कर दिया। अभी इस मामले की सुनवाई जारी है। बेहतर होगा कि इस मामले में शीघ्र ही अंतिम फैसला दिया जाए, ताकि विपक्षी दलों को सस्ती राजनीति करने का अवसर न मिले। मोदी को नव पंचशील सिद्धांत, मोदी का नव पंचशील, डॉक्टर A.K. वर्मा लिखते हैं। लेखक हैं ये सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निर्देशक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने 12वें उद्बोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने नए भारत और राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखते हुए एक तरह से नव पंचशील सिद्धांत का उद्घोष किया। अप्रैल 54 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के PM चाउ एन लाई ने पंचशील सिद्धांत का निरूपण किया था, जो पारस्परिक सम्मान, हस्तक्षेप, समानता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित था। पर 1962 में चीन ने हमारे हजारों किलोमीटर भूभाग पर कब्जा कर उसकी अंतुष्टि कर दी। प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में विरासत में विषम और आंतरिक बाह्य परिस्थितियां मिली। उनका सामना करते हुए उन्होंने पंचशील सिद्धांत का पालन किया। विगत 11 वर्षों में उन्होंने भारत की वैश्विक छवि और शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन किया। पाकिस्तानी आतंकवादियों पहलगाम से में लोगों का मजहब पूछकर हत्या के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य शक्ति से विश्व को परिचित कराया। मोदी ने विश्व को संदेश दिया कि यह नया भारत है जो पुराने पंचशील सिद्धांत का अनुपालन करते हुए एक नव पंचशील सिद्धांत का उद्घोष करता है। मोदी का नव पंचशील सिद्धांत नई सैन्य रणनीति, कुशल विदेश नीति, चतुर कूटनीति, नवीन आर्थिक संकल्पना और हिंदुत्ववादी समावेश राजनीति पर आधारित है। ये उभरते भारत की अस्मिता है। भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम की चर्चा पूरे विश्व में हमेशा से रही है, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और राजनीतिक कमजोरियों के चलते कई बार सेना का सामर्थ्य व्यर्थ हो गया है। वह चाहे 1962 में चीन से, 65 में पाकिस्तान से युद्ध हो या 71 में बांग्लादेश से युद्ध हो। 65 और 71 में भारत अपनी विजय के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इससे पाकिस्तान को भ्रम हो गया कि भारत उसके प्रति आक्रामक रुख नहीं अपना सकता। नाम की शक्ति प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान और भी आश्वस्त हो गया, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने लगा। पर मोदी ने देश की सैन्य रणनीति को गियर बदल दिया। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि अब आतंकी गतिविधियों का प्रत्युत्तर भारत कैसे देगा।
मोदी की घोषणा कि आतंकी हमलों को युद्ध की संज्ञा दी जाएगी भारतीय सैन्य रणनीति को एक नया आयाम देती है। ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करना पाकिस्तान पर सदैव लटकने वाली तलवार है, जो न केवल नाम की ब्लैकमेल को दरकिनार करती है वरना वहां की सरकार और सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाती है। 15 अगस्त को मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कर मोदी ने बाहरी आक्रमण से संवेदनशील प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करना और सशक्त प्रत्युत्तर देना भी सैन्य रणनीति में शामिल किया। विदेश नीति में वैश्विक शक्तियों से समान दूरी के सिद्धांत का परित्याग कर मोदी ने सबसे समान निकटता का सिद्धांत अपनाया, जो वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप है। उन्होंने अगस्त 2025 तक 78 देशों की यात्राएं की हैं। 27 देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ये वैश्विक प्रतिस्पर्धियों जैसे अमेरिका, रूस, यूक्रेन, अरब, इजराइल, अमेरिका, चीन और अन्य सभी देशों से बात कर सकते हैं। उनकी विदेश नीति में पंचशील से आगे पंचा अमृत के दर्शन होते हैं, जो सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा, संस्कृति, सभ्यता। सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता से निर्मित होते हैं। मोदी भारतीय सम्मान से समझौता किए बिना सभी देश से संवाद करते हैं ताकि सभी का हित हो और किसी की सुरक्षा, संस्कृति, सभ्यता पर आंच ना आए। इसलिए चीन से तनाव के बावजूद वे चीन जा रहे हैं। कूटनीतिक कुशलता नत्र पंचशील का तीसरा तत्व है, जिसमें यथार्थवाद और नैतिकता का अद्भुत समन्वय है। उनमें चातुर्य के साथ सहनशीलता है। वे साम दाम दंड और भेद का समुचित साम दाम भेद दंड होता है वैसे का समुचित प्रयोग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत पाकिस्तान के बीच टकराव पर बार बार मध्यस्थता का श्रेय लेने की कोशिश और असभ्य राजनीतिक भाषा के प्रयोग का जवाब देने की विपक्षी चुनौती का अनदेखा कर मोदी ने दृढ़ता से पर सभ्य राजनयिक भाषा में प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने ट्रंप के अमेरिका आने के आमंत्रण को सधन्यवाद अस्वीकार किया और संसद में स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान संघर्ष बिना किसी मध्यस्थ के पाकिस्तान से आग्रह पर हुआ है। उनकी कूटनीतिक भारतीय बाजार के हितों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है ताकि भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। वे किसी सामरिक संघर्ष में नहीं उलझना चाहते हैं। न पंचशील का चौथा तत्व आर्थिक सामर्थ्य है, जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के स्तंभों पर खड़ा है। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी को हथियार के रूप में प्रयोग किया। भारत का वैश्विक निर्णय में बराबर की भूमिका है। इसके लिए मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे भारतीय बाजार को अमेरिकी लूट के लिए नहीं खोलेंगे और भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से समझौता नहीं करेगा। फाइटर जेट इंजन, सेमीकंडक्टर आदि का देश में निर्माण कर भारत को विकसित बनाना चाहते हैं। उनके नव पंचशील सिद्धांत का पांचवा तत्व समावेशी राजनीति है, जो जातिवादी अस्पृश्यता से आगे निकलकर वर्ग राजनीति की ओर जाती है। इसलिए वह 4 वर्गों, महिला, युवा, छोटे किसानों और गरीब शोषित वंचितों को विशेष तरजीह देते हैं। वे 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। हिंदुत्व को केंद्र में रखकर उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 खत्म किया। अब समान नागरिक संहिता की ओर अग्रसर हैं। उनका नव पंचशील सिद्धांत भारत के वैश्विक संबंधों को पुनर्भाषित कर एक नई भू राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देने में समर्थ है। भारतीय लोकतंत्र के पारंपरिक व्याकरण को बदलने की संभावना भी संजो है। जनसत्ता का एडिटोरियल है समय का सदन का समय। संसद कानून और नीति निर्माण करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। देश की दिशा एवं दशा तय करने की इसकी अहम भूमिका होती है।
यह सरकार के कामकाज की निगरानी करने और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर समाधान तलाशने का विशिष्ट मंच है। इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। यहाँ जहाँ जनता की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है, जनप्रतिनिधियों से उम्मीद की जाती है कि वे आम लोगों से जुड़े मसलों को संसद में उठाकर नीति निर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। मगर संसद के मानसून सत्र के कामकाज पर गौर करें तो इन उम्मीदों पर सियासत के बादल मंडराते नजर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जनप्रतिनिधियों के लिए दलगत राजनीति जन सरोकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसद के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के शोरगुल में असल मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। इससे न केवल संसद का बहुमूल्य समय ही जाया जाता है, बल्कि सार्वजनिक धन की बर्बादी भी होती है। संसद की मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में महज 31% और राज्यसभा में 39% काम हुआ। सत्र के दौरान काम के लिए 120 घंटे उपलब्ध थे, मगर इस दौरान लोकसभा में केवल 37 घंटे और राज्यसभा में 41 घंटे 15 मिनट कामकाज हो पाया। दोनों सदनों में कुल 15 विधेयक पारित किए गए। 3 विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास विचार के लिए भेजा गया है। सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों सदनों में विशेष चर्चा हुई, जिसकी मांग विपक्ष ने उठाई, मगर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा दोनों सदनों में हंगामे और गतिरोध की प्रमुख वजह बना रहा। सत्ता पक्ष का तर्क था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। सवाल है कि क्या सदन में हंगामे से कुछ हासिल हो पाया। इसके विपरीत इस वजह से दोनों सदनों में एक भी दिन प्रश्नकाल शून्यकाल सामान्य तरीके से नहीं चल पाया और सत्र के दौरान गैर सरकारी कामकाज भी नहीं हो सका। यानी मानसून सत्र के कामकाज की सूची में शामिल जन सरोकार से जुड़े कई मुद्दे बिना चर्चा और जवाब के ही रह गए। इसमें दो राय नहीं है कि संसद सत्र नियमित रूप से चलाने का दायित्व सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का है। लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे पर विरोध दर्ज करना विपक्ष की भूमिका का एक अहम हिस्सा होता है और सत्ता पक्ष से उम्मीद की जाती है कि वो विपक्ष की आपत्तियों का निराकरण करें। मगर संसद में सार्थक और तर्कपूर्ण बहस करने की बजाय हंगामे से गतिरोध बनाए रखने से अंततः नुकसान देश की जनता का होता है। सियासी दलों और उनके जनप्रतिनिधियों को इस बात पर गंभीरता और गहराई से विचार करना चाहिए कि संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद न हो। जनप्रतिनिधियों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे उस जन सरोकार को प्राथमिकता दें जिसके लिए उन्हें चुना गया है। एक निर्दलीय सांसद ने तो संसद परिसर में प्रदर्शन कर यह मांग भी उठाई कि सदन में हंगामे की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई सांसदों के वेतन से की जानी चाहिए। और सहमति असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सामूहिक तौर पर प्रयास यही होना चाहिए कि सदन नियमित रूप से चले और जन कल्याण के लिए प्रभावी नीतियों का निर्माण हो सके। संवेदनाओं और सुरक्षा। सड़कों और गलियों में खुला घूमने वाले कुत्तों पर उच्चतम न्यायालय का शुक्रवार को आया ताजा निर्देश विवेक सम्मत और तार्किक है। निसंदेह अदालत ने पशु प्रेमियों की संवेदना का ख्याल रखा, लेकिन साथ ही ये स्पष्ट कर दिया कि जन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा और कोई भी नागरिक सड़क पर कहीं भी कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा। दरअसल राजनीति में कुत्तों की काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसे संज्ञान में लेकर अदालत ने उन्हें जल्द से जल्द सड़कों से हटाकर आश्रय स्थल भेजने का निर्देश दिया था। अदालत के इस फैसले को लेकर व्यापक स्तर पर चिंता जाहिर की गई थी। क्या आवारा कुत्तों के प्रति थोड़ा नरम नहीं हुआ जा सकता? मगर सवाल यह है कि इस पूरी समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर संबंधित महकमों की ओर से पशु जन्म नियंत्रण नियमों को गंभीरता से लागू किया गया होता, न तो कुत्तों की संख्या बढ़ती, न उन्हें सड़क से हटाने की नौबत आती। अब निर्देश में शीर्ष अदालत ने कहा कि हटाए गए कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण किया जाए और उन्हें उसी स्थान पर क्षेत्र छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें हटाया गया था।
हालांकि यह निर्देश आक्रामक व्यवहार वाले, संक्रमण के संदेह वाले कुत्तों पर लागू नहीं होगा। गौरतलब है कि हर सभ्यता में कुत्ते मनुष्य के साथ रहे हैं। वे इंसानों के अच्छे साथी साबित हुए हैं। संवेदना के स्तर पर परस्पर जुड़ाव महसूस किया जा सकता है। कुत्ते आज लोगों के जीवन का हिस्सा है, मगर अब समय आ गया है कि हम उन कारणों की भी पड़ताल करें जिनकी वजह से कुत्तों का व्यवहार आक्रामक हुआ है। कई राज्यों में इनकी बढ़ती संख्या का भी चिंता का विषय है। अगर संबंधित निकाय ने ध्यान दिया होता तो अदालत सख्त कदम नहीं उठाती। हालांकि उनका सही कहना है कि यह समग्र समस्या स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता का नतीजा है। कुत्तों के प्रति करुणा दिखानी चाहिए, संवेदनशीलता होना चाहिए, लेकिन कहीं भी उन्हें खाना खिलाने की आदत हमें बदलनी होगी। इसलिए ताकीद की गई कि इसके लिए खास जगह निर्धारित हो। इसे गंभीरता से लेने के साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। शीर्ष अदालत का निर्देश व्यापक और सार्थक है। अगला राष्ट्रीय सहारा का ये लेख है, सिर्फ हंगामा काम नहीं। मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हर बार किसी न किसी बात को लेकर के हंगामा शुरू होता है और फिर पूरे सत्र थमता नहीं है। विपक्ष किसी मुद्दे पर चर्चा चाहता है, उस पर सत्ता पक्ष सहमत नहीं होता है और हंगामा बढ़ता ही जाता है। यही मानसून सत्र के साथ भी हुआ। मानसून सत्र बिना खास कामकाज के अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। इस दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग, विपक्ष की मांग सरकार ने अनसुना कर दी। फलस्वरूप लोकसभा की उत्पादकता महज 31% और राज्यसभा की 39% रही थी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने गतिरोध का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा। इसी प्रकार राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने भी सत्र के दौरान लगातार बने रहे गतिरोध पर निराशा जताई। इससे न केवल बहुमूल्य संसदीय समय की हानि हुई, बल्कि लोक महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। लोकसभा में केवल 37 घंटे और राज्यसभा में मात्र 41 घंटे 15 मिनट कामकाज हो पाया। हल्ले गुल्ले में सरकार ने 15 विधेयक जरूर पारित कर लिए। संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 भी पेश किया गया, जिस पर विपक्ष को ढेरों आपत्तियां हैं। दो अन्य महत्वपूर्ण विधेयक संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किए गए। 130वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किए जाने और लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद से हटाए जाने का प्रावधान है। भारी हंगामे के बाद सरकार तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति पर भेजने पर सहमति हो गई है। सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाली घटना में सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देर शाम अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। सरकार और विपक्ष में तलवारें इस हद तक किसी की सत्र स्थगित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में होने वाली अनौपचारिक मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी और कुछ मंत्री तो पहुंचे, लेकिन दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष और अन्य कोई प्रमुख विपक्षी नेता पहुंचा ही नहीं। सवाल उठता है, जब काम नहीं तो वेतन नहीं, नियम यहाँ लागू नहीं होता। विवाह की जरूरत। अगला है सुप्रीम कोर्ट का, संसदीय है ये, विवाह नहीं, क्या है ये, विवाह की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कोई स्वतंत्र रहना चाहता है तो वह उसे विवाह नहीं करना चाहिए। कोई भी पति पत्नी यह नहीं कह सकता कि जब तक हमारा विवाह एक संबंध है, मैं दूसरे जीवन साथी से स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मामले में अलग रहकर दंपति को कहा। हर पति पत्नी का आपस में कोई न कोई विवाद होता रहता है। दंपति के 2 बच्चे भी हैं। पीठ ने कहा कि हमें खुशी होगी कि अगर दंपति साथ आ जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उन्हें टूटा हुआ घर देखने को न मिले। महिला का दावा है कि उसका पति सिंगापुर में रह रहा है, मामले को सुलझाने के लिए तैयार नहीं है। पति की कुछ हरकतों के कारण उसका वहां रहना मुश्किल है। महिला की इस दलील पर वह पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अदालत ने कहा कि कोई
पत्नी पति से यह नहीं कह सकती कि क्योंकि भावनात्मक रूप से पति पर निर्भर होती है। पत्नी बेशक पति पत्नी के बीच विवाद की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु दाम्पत्य में दोनों का बराबरी का संबंध होता है। जब महिलाएं साक्षर नहीं थी, उनकी स्थिति वनिस्वत खराब थी, परिवार समाज उनके साथ निराश्रितों की तरह बर्ताव करता था, तब मजबूरी थी कि पति पर निर्भर रहें। मगर अब व्यवहारिक तौर पर स्वीकार न होगा कि दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विवाह में निजी स्वतंत्रता मुश्किल मिलती है। यह सामंजस्य का बंधन है जिससे संपूर्ण कुनबा बंधा है। खासकर अपने समाज में आज भी शादी सामाजिक पारिवारिक निर्णय है। उस पर जब दंपति के बच्चे भी हों तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तमाम झगड़ों झंझटों के बावजूद अभी भी अपने यहाँ बुरी से बुरी शादियां ताउम्र चल जाती हैं। सवाल सिर्फ दाम्पत्य तक सीमित नहीं, हर रिश्ते में तारतम्यता की आवश्यकता होती है। सारी दुनिया में यूं भी अकेलेपन की समस्या विकराल होती जा रही है। बेहतर जीवन गुजारने और दाम्पत्य की दरारों को मिटाने के प्रयास दोनों तरफ से होना जरूरी है। खासकर बच्चेदार पालकों को उनकी मुस्तकबिल का ख्याल कर बीच का रास्ता निकालने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। बात सिर्फ गुजारा भत्ता या बच्चों के भरण पोषण तक सीमित नहीं है। यह वैश्विक समस्या है जिसे शांतिपूर्ण ढंग से विमर्श करके निपटाया जा सकता है। कम दोनों को बढ़ाना होगा। छद्म अहंकार हमेशा परिवार तोड़ने वाला ही होता है। निरंकुशता का अंदेशा। अनिल जैन लिखते हैं, भारत में 100 साल से भी पहले 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश हुकूमत ने एक बेहद खतरनाक दमनकारी कानून अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम पारित किया था, जो रोलैक एक्ट के नाम से कुख्यात हुआ था। मकसद देश में बढ़ते राष्ट्रवादी उभार को रोकना। इस कानून के तहत भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार ब्रिटिश हुकूमत को था। यह रोलैक एक्ट ही था जिसके खिलाफ आंदोलन ने महात्मा गांधी को स्वाधीनता संग्राम की मुख्य धारा में लाकर भारतीय राजनीति में गांधीवादी युग का सूत्रपात किया। उस आंदोलन के चलते ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में भीषण नरसंहार हुआ। हालांकि कड़े विरोध के चलते यह कानून कभी भी प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया सका। अंततः 1922 में निरस्त करना पड़ा। अब कुछ उसी रोलैक एक्ट की तर्ज पर केंद्र सरकार ने नैतिकता और सुशासन की दुहाई देते हुए अपना एक नया कानून प्रस्तावित किया। इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को आनन फानन में 3 विधेयक संसद में पेश किए, जिनके कानून बनने के बाद गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जाने की स्थिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों को उनके पद से हटाने का था प्रावधान हो जाएगा। हालांकि प्रस्तावित कानून के दायरे में प्रधानमंत्री को रखने का कोई मतलब नहीं है। यह प्रावधान एक हास्यास्पद पाखंड है, क्योंकि असंभव है कि भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री किसी मामले में गिरफ्तार हो जाए। यह सब जानते हैं कि बहरहाल आज देश में अगर धारणा होती है कि संवैधानिक व्यवस्था सामान्य ढंग से काम कर रही है और कानून लागू करने वाली एजेंसियां निष्पक्षता से काम करती हैं, तो प्रस्तावित कानून को स्वस्थ पहल माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज धारणा उसके उलट है। जो धारणा व्यापक तौर पर प्रचलित है वह यह है कि कानून प्रवर्तक एजेंसियां राजनेताओं और उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को देखकर अपराध तय करती हैं। ऐसे में प्रस्तावित कानून पर विपक्षी खेमों में और लोगों में आशंका पैदा होना लाजमी है, क्योंकि इस प्रस्तावित कानून पर केंद्र ने विपक्ष से कोई संवाद नहीं किया और संसद का सत्र समाप्त होने से महज एक दिन पहले गृह मंत्री ने संसदीय नियमों और प्रक्रिया को पालन किए बगैर विधेयक पेश किया। लिहाजा की सरकार की नीयत पर सवाल उठाना और प्रस्तावित कानूनों को नैतिकता और सुशासन के आवरण में सत्ता के केंद्रीकरण की खूंखार कोशिश के रूप में देखा जाना
इसकी तुलना रोलर टैक्स से किया जाना लाजमी है। नियमानुसार संसद में कोई भी विधेयक पेश होता है तो सदस्यों की तो उसकी प्रति 24 घंटे पहले उपलब्ध करानी होती है ताकि वे विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार करके सदन में आए। लेकिन ये विधेयक पेश हुए 20 अगस्त को सुबह और उन विधेयकों की प्रतियां संसद के पास भेजी गई 19 अगस्त की देर शाम को। इसलिए शक है कि इन विधेयकों पर कैबिनेट की बैठक में भी विधिवत चर्चा नहीं हुई थी। लोकसभा सचिवालय को भी इन विधेयकों के बारे में गृह मंत्रालय की ओर से 19 जनवरी की शाम को सूचित किया गया। उन्हें पेश करने के लिए विशेष अनुमति मांगी गई जो कि मिलना ही थी। विपक्षी सदस्यों के जोरदार विरोध और नारेबाजी के बीच गृह मंत्री अमित शाह तीनों विधेयक पहले लोकसभा में और फिर सत्र के आखिरी राज्यसभा में पेश किए। बाद में एक प्रस्ताव के जरिए उन्होंने संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया है जो इनकी समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट संसद के साथ शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। हालांकि इस सब के बाद भी इन विधेयकों का पारित होना आसान नहीं है क्योंकि इन्हें संसद में 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा जो कि मौजूदा स्थिति में मुश्किल है। मोदी सरकार अभी भी सहयोगी दलों के समर्थन पर टिकी। ये लगता नहीं कि सहयोगी दल खासकर तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड इन विधेयकों का समर्थन कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कोई काम करेगा क्योंकि विधेयक कानून का रूप लेने के बाद न सिर्फ विपक्षी दलों के लिए तलवार बनेगी बल्कि भाजपा के लिए अपने सहयोगी दलों को भी ब्लैकमेल करने का हथियार बन जाएंगे। फिर भी अगर किसी तरह सरकार संसद में इन विधेयकों को पारित करा लेती है तो इसके लिए अगली बड़ी चुनौती होगी कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा से इन्हें पारित कराना जो सिरे से आसान नहीं लगता। दरअसल प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस समय चौतरफा मुसीबतों से घिरी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार ने लंबे समय से नैरेटिव बना के रखा है कि वह इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करती है। लेकिन पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर से उस नैरेटिव की कलई उतर चुकी है। पाकिस्तान पर बढ़त बना रही भारतीय सेना को न सिर्फ अमेरिकी दबाव में सीज फायर करने के लिए मजबूर किया बल्कि इस सिलसिले में उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई समर्थन नहीं मिला। रणनीतिक रूप से पाकिस्तान की तलवार देशों के साथ नज़दीक हो गई है जो कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बड़ी नाकामी है। इधर घरेलू राजनीति में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा दिलवाने वाले प्रकरण ने न तो उसे कमजोर किया है बल्कि चुनावी गड़बड़ियों और बिहार में अचानक शुरू हुए मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कारण चुनाव आयोग के विवादों में घिरे जाने की वजह से भी उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनावी गड़बड़ियों को उजागर होने और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे विवादास्पद अभियान ने समूची विपक्ष को एकजुट कर दिया। बिहार में इस अभियान का तीव्र विरोध हो रहा है जो अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में भी फैलने की संभावना है। इसलिए लगता है कि इन्हीं सब बातों से लोगों का और खासकर विपक्षी दलों का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने इन तीनों नए कानून लाने की पहल की है जिनकी हस्र 3 कृषि कानून और ब्रिटिश हुकूमत रॉलेट एक्ट जैसे होने की पूरी संभावना है। लाइव हिंदुस्तान.com का ये अंतिम संपादकीय है आधार की वैधता। बिहार में मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण के संदर्भ में शुक्रवार 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया। अदालत का आधार संबंधी ताज़ा आदेश न सिर्फ अस्वस्थकारी बल्कि भविष्य की ऐसी कवायद के लिए एक मानक तय करता है कि शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को हुक्म दिया कि मतदाता सूची में सुधार के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज माना जाए। साथ ही राज्य की राजनीतिक दलों का भी निर्देश दिया कि वह इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए जिन 11 दस्तावेजों को वैध माना है आधार कार्ड को शामिल नहीं किया था। काफ़ी सारी विसंगतियां पैदा हो गई थी। करीब 65 लोग मसौदा सूची से बाहर हो गए थे। स्वाभाविक है इस मुद्दे पर सियासी गरमाई और अदालत ने हस्तक्षेप कर गुहार लगाई थी। निसंदेह चुनाव आयोग ने एक अच्छी मंशा के तहत यह प्रक्रिया शुरू की ताकि बिहार विधानसभा के आसन्न चुनावों को एक अधिक साफ सुथरे और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। मगर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए जितने वक्त की दरकार थी आयोग शायद इनको भांप नहीं सका। इसलिए वैध दस्तावेज का निर्धारण करते हुए उससे बिहार की सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों की अनदेखी हुई। अव्वल तो है जिस मौसम में यह कवायद हो रही है
उसमें इस सूबे की बड़ी आबादी बाढ़ से त्रस्त रहती है। फिर आधार जैसे व्यापक रूप से उपलब्ध सरकारी दस्तावेज की अनदेखी ने भी लोगों को चौंकाया, क्योंकि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आधार कार्ड अनिवार्यतः मांगा जाता है। लोगों में इस संदेह पैदा हुआ कि विवाद और बड़ा और निरर्थक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को जगह मिली। कुछ चुनाव आयोग को कटु आलोचना झेलनी पड़ी। अब उसे आधार कार्ड को स्वीकार करना पड़ेगा। आयोग इस अप्रिय स्थिति को उस वक्त भी टाल सकता था जब आरंभिक सुनवाई के दौरान माननीय जजों ने यह अपेक्षा जताई थी कि आधार कार्ड को वैध दस्तावेज मानने पर विचार हो। यह नैतिक रूप से भी उचित होगा, क्योंकि जिस आधार नंबर के लिए भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चलाई, इसके बायोमेट्रिक डाटा के संरक्षण के लिए इतनी सारी व्यवस्था की, उसे सिरे से निकालने का कोई तुक नहीं था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संदेश स्पष्ट जारी कर दिया है कि राज्य के सभी 12 राजनीतिक दलों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मतदाता सूची से बाहर लोगों को मत करें और प्रस्तुत मसौदों में जो त्रुटियां हैं उनको दुरुस्त करने में आयोग की सहायता करें। आयोग ने अदालत को सूचित किया है कि बाहर हुए करीब 65 लोगों में से 22 लाख की मृत्यु हो चुकी है। 8 लाख नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज पाए गए। यदि आयोग इस दावों को माने, लगभग 35 लाख लोग कोई दस्तावेज न होने के मतलब बाहर हुए हैं, तो राजनीतिक दलों के पास इतने बड़े मतदाता की सेवा का अहम मौका है। दुर्योग से हमारे यहाँ आरोप लगाने की संस्कृति ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें कोई शारीरिक श्रम नहीं लगता। मगर सत्ता के दावेदारों को नहीं भूलना चाहिए, चंद हजार वोटों के अंतर से उनका भाग पलट सकता है। उन्हें जमीन पर सक्रिय होना चाहिए। तो इस टाइप से बहुत ही शानदार एडिटोरियल पढ़े आपने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।